अब डैनियल सेल में 3 कंडीशंस की बात कर लेते हैं। वो 3 कंडीशंस क्या हैं कि इस सेल में रिएक्शंस हो रही हैं अपने आप, लेकिन अगर हम बाहर से इसको कुछ वोल्टेज दे दें, कितना वोल्टेज दें, डिपेंडिंग ऑन दैट 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं। बिफोर आई डिस्कस दैट, ये डायग्राम क्रेडिट एनसीईआरटी को जाता है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, इसको ईजी वे में समझाऊंगा। और जो थर्ड कंडीशन है उसमें ये डायग्राम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू मी गलत भी है, उसको मैं करेक्ट करूँगा। फर्स्ट कंडीशन है कि मेरे को ये सेल दिया गया तो मुझे वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बनाऊंगा तो आपको समझ में आसानी से आएगा। इसका टर्मिनल पॉजिटिव राइट साइड में है, नेगेटिव लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव एनोड है, पॉजिटिव कैथोड है। तो इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से ऐसे बना सकता हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ऑब्वियसली ये बैटरी कुछ इस टाइप की होगी। यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, करंट फ्लो इस तरीके से होगी, यहाँ पर I1 मान लेते हैं उसको, और आउटर सर्किट में ऑब्वियसली करंट यहाँ पर राइट टू लेफ्ट है, यहाँ भी राइट टू लेफ्ट होगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ कनेक्ट करूँगा, मान लीजिए बल्ब मैंने कनेक्ट कर दिया, तो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन होगी करंट की। अब यहाँ बात क्या करना है तीनों कंडीशन की, कि मैंने क्या किया, एक बाहर से वोल्टेज लगा दिया। बाहर से वोल्टेज लगाया तो जब पोलैरिटी मैंने देखी उसकी, तो मैंने उसको अपोजिट किया, ठीक है। ये नेगेटिव है, मैंने यहाँ से इस तरीके से एक बैटरी लगा दी। लेकिन ये बैटरी जो मैंने लगाई है, अब यहाँ तो आपको पता है डैनियल सेल में 1.1 वोल्ट मिलता है, मुझे मिल रहा है। मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई लेस देन 1.1 वोल्ट, तो एक्सटर्नल वोल्टेज मैंने कितना लगाया है, 1.1 वोल्ट से कम लगाया है। मान लीजिए मैंने 0.5 वोल्ट वोल्टेज लगा दिया। इसमें पॉजिटिव साइन इधर है, नेगेटिव साइन इधर है, ऑब्वियसली इसमें भी करंट फ्लो होगी। मैंने मान लिया ये I2 है। अब यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ वोल्टेज कम है, तो ऑब्वियसली I1 ज़्यादा होगी, I2 कम होगी। तो इफेक्टिवली तो करंट अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही होगी। करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, I विल बी I1 माइनस I2, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा करंट होगी, क्लॉकवाइज कम करंट होगी। इफेक्टिवली एंटी क्लॉकवाइज ही हो रही होगी, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज ही हो रही है। आउटर सर्किट में राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो हो रही है। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस बस इतना आएगा कि अब इसमें मुझे उतनी पावर नहीं मिलेगी, इफेक्टिव करंट कम होगी। पहले मुझे I1 मिल रही थी, अब उसमें से I1 माइनस I2 मिल रही है, तो पावर कम मिलेगी, क्योंकि आपको पता है पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI आइडियल केस में, व्हेन देयर इज नो लॉस। तो इसमें क्या होगा, इट विल कीप ऑन वर्किंग एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, बस पावर कम हो जाएगी। तो इसको चाहिए तो लिख लीजिए, वरना अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, तो अभी भी करंट क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब जिंक रॉड से कॉपर रॉड ही फ्लो होते रहेंगे, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है। तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा एक्सेप्ट द पावर। जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड, मींस जिंक आयंस में कन्वर्ट होता रहेगा, ऑक्सीडेशन एनोड पर, और कैथोड पर रिडक्शन, मींस जो कॉपर आयन है वो कॉपर बन के इस पर डिपॉजिट होते रहेंगे कैथोड पर। तो जिंक पतला होता जाएगा इलेक्ट्रोड, और कॉपर इलेक्ट्रोड मोटा होता चला जाएगा। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि मैंने दोनों वोल्टेज बराबर कर दिया है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे यहाँ पर 1.1 वोल्ट मिल रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव, जो मैंने वोल्टेज यहाँ लगाया आउटर सर्किट से, इस पर भी मैंने 1.1 वोल्ट दे दिया। तो अब अगर यहाँ पर करंट आपकी I1 फ्लो हो रही थी, तो अब यहाँ पर भी I1 ही फ्लो होगी। ये 1.1 वोल्ट है, ये भी 1.1 वोल्ट है, दोनों ही 1.1 वोल्ट है। तो इफेक्टिव करंट क्या हो जाएगी, I1 माइनस I1 दैट इज 0, तो नेट करंट 0 हो जाएगी। अब एक चीज़ है यहाँ पर, और जो समझने वाली बात है, क्या हमने यहाँ पर वोल्टेज नहीं लगाए, वोल्टेज तो हमने लगाए और करंट 0 है, तो हम ये नहीं बोलेंगे इसमें कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन हैपनिंग। yes, that is correct, logically that is not correct because it is actually equilibrium. why I will say equilibrium, कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो मैं ये वोल्टेज नहीं लगाया होता, मीन्स वोल्टेज लगाया ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सेल डेड है, ये सेल डेड है। तो अगर मैं ये ऐसे बोलूं कि मेरे पास डैनियल सेल है, ये वाला ऐसे इस तरीके से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये एग्जॉस्ट हो चुका है। अब एग्जॉस्ट हो चुका है तो इसमें करंट I इक्वल्स टू 0 होगी, उस केस में भी, इस केस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होगी। So it is right to say that no chemical reactions happening here, cell is dead. But here when I am applying voltage in opposite direction, तो यहाँ रिएक्शन हो रही थी, यहाँ उसने अपोजिट रिएक्शन करी, so the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, और 11th में आपने पढ़ा है, this is actually the dynamic equilibrium.
तो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, नो केमिकल रिएक्शंस हैपन, बट इंडीड इट इज नॉट दैट नो केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग, इट इज अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑब्वियसली हम ये बोलेंगे कि हाँ कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, इफेक्टिवली नेट नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, नो करंट फ्लोज एंड नो केमिकल रिएक्शन, इट इज स्लाइटली डिबेटेबल कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी दैट इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आते हैं थर्ड केस में, और इसमें थोड़ा सा डायग्राम करेक्शन की जरूरत है एनसीईआरटी को। पहली बात तो इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको फिजिक्स में वैसे इतना पता है हम ये क्यों यूज करते हैं, ये रजिस्टर ब्रिज टाइप का यूज होता है, रजिस्टर ब्रिज जो हम वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, है ना, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो ई एक्सटर्नल ऑब्वियसली हम कंट्रोल कर रहे हैं कि कभी 1.1 से कम है, कभी 1.1 है, कभी ज़्यादा है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट इसलिए दिखाया। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको वैसे ही बनाऊंगा कि मेरे पास ये डैनियल सेल है जो मुझे करंट दे रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, करंट, और अभी तो करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है, ठीक है। मैंने यहाँ से बाहर सिमिलर सेटअप अपोजिट डायरेक्शन में मैंने बैटरी लगा दी, लेकिन अब मैंने यहाँ पर वोल्टेज जो है इसके 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दिया, से मैंने 2 वोल्ट कर दिया। अब 2 वोल्ट अगर करा तो I2 करंट फ्लो होगी, और ये I2 ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ वोल्टेज 1.1 वोल्ट है, I1 होगी, यहाँ वोल्टेज 2 वोल्ट है, ज़्यादा है, तो ये करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इफेक्टिवली अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपने गैस कर ही लिया होगा। इफेक्टिवली करंट की डायरेक्शन अब ये हो जाएगी I, एंड इट विल बी I2 माइनस I1 नाउ। तो I क्या होगा आपका इफेक्टिव करंट, I2 माइनस I1 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, बेसिकली अगर अब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहे होते तो करंट राइट से लेफ्ट जा रही होती, जो हमारा अब तक केस था, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अब राइट से लेफ्ट जा रहे होंगे। अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अब कहाँ जनरेट हो रहे हैं, राइट साइड में जनरेट हो रहे हैं, कॉपर पे जनरेट हो रहे हैं। तो अगर कॉपर पे जनरेट हो रहे हैं तो कॉपर पे क्या रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब कॉपर पे रिएक्शन हो रही है, कॉपर गिव्स यू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कब होते हैं, ऑक्सीडेशन में। इसका मतलब अब ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया कॉपर पे, और अगर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया, आपको पता है ऑक्सीडेशन ऑलवेज हैपेंस एट एनोड, तो ये एनोड बन गया और ये कैथोड बन गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे अब राइट से लेफ्ट और यहाँ पर आएंगे। अब जब जिंक पर आएंगे तो जिंक तो कंज्यूम कर नहीं सकता, जिंक पर आएंगे जरूर क्योंकि इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर जो Zn2+ था वो कंज्यूम करेगा, तो जिंक 2+ रिड्यूस हो जाएगा अब जिंक में, तो रिडक्शन यहाँ हो रहा है। रिडक्शन ऑलवेज हैपेंस एट कैथोड। तो ये ध्यान रखना, भले गैल्वेनिक सेल है, भले इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लगा। अब ये केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल की तरह काम नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब अब इसमें रिवर्स रिएक्शन से स्टार्ट हो गई, हमने बाहर से वोल्टेज एक्सटर्नल ज़्यादा दे दिया सेल के पोटेंशियल से, तो सेल का जो EMF था उससे ज़्यादा वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, उसने सारी की सारी रिएक्शंस उल्टी कर दी। कॉपर जो था अब ऑक्सीडाइज होने लगा और जिंक इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होने लगा। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जनरेट हो रहे हैं, क्यों जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉपर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड नाउ एंड इट विल जनरेट इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछा जाएगा इस सेल में व्हेन एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली एनोड नेगेटिव होगा गैल्वेनिक सेल में। यहाँ पर भी एनोड ही नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जनरेट हो रहे हैं, एनोड पर, ठीक है, कॉपर पर। जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अब उल्टा होने लगेगा, कॉपर डिसॉल्व होगा, कॉपर पतला होता जाएगा, जिंक अब यहाँ पर डिपॉजिट होगा, Zn2+ कन्वर्ट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, जिंक 2+ ने गेन करे और जिंक में कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब जिंक डिपॉजिट होने लगा, ठीक है, तो जिंक मोटा होगा।